वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। देखिए, तबीयत ख़राब है लेकिन रिव्यू वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आगे भी उसी तरह के क्वेश्चन जो हैं इस बार बन रहे हैं। तो 17 जनवरी का देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। 17 जनवरी 2023 में जब क्वेश्चन बना, पेपर बना साइंस का, तो वो बहुत ही इजी बना। इस बार अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं आए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए जिससे बच्चे बहुत खुश थे और सब ने कहा कि पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। देखिए, न्यूमेरिक से 2 क्वेश्चन बने। क्वेश्चन एक ही बना, ये न्यूमेरिक क्वेश्चन नहीं कहेंगे हम। पेंडुलम टाइम पीरियड क्वेश्चन बना, लोलक का आवर्त काल। तो देखिए, जो इसमें क्वेश्चन था ये था कि टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का, क्या वो मास पर डिपेंड करता है। देखिए, जब हम फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोलन बटे समय, ऑसिलेशन अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं। तो आवृत्ति क्या होती है, ऑसिलेशन मतलब दोलन, टाइम क्या हो गया, समय। तो यहाँ पर कहीं भी कोई भी मास का कॉन्सेप्ट हम एनसीईआरटी में 6, 7, 8 में नहीं पढ़ते। तो याद रखेंगे, टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का, टाइम पीरियड जो होता है, अब मैं टाइम को अगर ऊपर ले जाऊँ, अभी ऑसिलेशन को हटा दूँ, दोलन को हटा दूँ, तो फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगी। तो टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर, ना कि मास पर। तो याद रखेंगे, पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। इसका एक न्यूमेरिक क्वेश्चन बन सकता है आगे। पीछे जब मैंने न्यूमेरिक की क्लास कराई थी वहाँ भी कराया, और ये मैंने करा रखे हैं आपको कि टाइम, जैसे आपको टाइम पीरियड पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, तो आप सीधे फॉर्मूले में रखेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और टाइम पीरियड आ जाएगा। या आपको दोलन दे देगा, ऑसिलेशन दे देगा, टाइम पीरियड भी बता देगा और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। मतलब इस फॉर्मूले के आधारित ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो याद रखेंगे, पेंडुलम जो होता है मास पर, जो उसका मास होता है, द्रव्यमान होता है, उस पर वो डिपेंड नहीं करता। एवरेज स्पीड का सिंपल न्यूमेरिक आया। औसत चाल याद रखेंगे, औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। जितना आप चले उसमें जितनी दूरी आपने ली और कुल समय, ये मिलके बनाता है आपका औसत चाल। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बताया बच्चों ने कि एवरेज स्पीड से सिंपल क्वेश्चन आया। मैग्नेट का एक क्वेश्चन आया, मैग्नेट का हर सेट में क्वेश्चन आया है, तो प्लीज़ मैग्नेट वाला चैप्टर ज़रूर देख कर जाएँ। मैग्नेट का क्वेश्चन, चुंबक का क्वेश्चन बन रहा है, नॉर्थ साउथ पोल से रिलेट करता हुआ कोई क्वेश्चन था, तो मैग्नेट टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसका नेचुरल नेम पूछा गया था, तो वो बेकिंग सोडा होता है और मैंने बहुत बार बताया है आपको, शायद एनालिसिस में भी 1-2 बार बता दिया होगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम क्या बोलते हैं, NaHCO3। तो अब मैंने बता दिया, इसका एक और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हो सकता है आगे 4 ऑप्शन दे दे और कहेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का कौन सा नेम नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, एक में यही दे देगा NaHCO3, मतलब फॉर्मूला लिख देगा। ये तीनों हो जाएंगे, बाकी और ऑप्शन में नाम नहीं होगा जो इससे मैच नहीं खाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्वेश्चन बना। अब यहाँ पर मैंने और लिख दिया आपके लिए क्योंकि यहाँ से अगले सेटों में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, जो सोडियम, अब ये मत सोचिएगा ऐसे तो बहुत सारे नेचुरल नेम है, हमें सारे नेचुरल नेम नहीं देखने हैं। हमें सिर्फ एनसीईआरटी में जो हम पढ़ रहे थे कुछ स्पेशल फार्मूले, बेसिकली कैल्शियम वाले काफ़ी बार पढ़े हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो प्रोसेस समझाया था, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इनसॉल्यूबल उसमें होता है, वो जो दूधिया दूधिया रंग वो दे देता है ना। तो जो हमने पढ़ा है ना उन्हीं के वो आपसे पूछेगा। जैसे अब आपसे कास्टिक सोडा पूछ सकता है भाई, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जिसे हम NaOH, ये हमारा बेस है, क्षारक है, और याद रखेंगे जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं लिटमस पत्र में, तो इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इसे हम क्विक लाइम बोलते हैं। फिर इसमें पानी मिला देते हैं, है ना, तो बनता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। याद रखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला भी लिख दिया है, जिसे हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। मीथेन को याद रखेंगे CH4, इसे हम मार्श गैस भी जो है वो बोलते हैं। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में कराया है, तो पूछा जा सकता है नीला थोता,
नीला थोता किसे बोलते हैं, तो वो कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, CuSO4। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बताए मैंने आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ केमिकल फार्मूला। देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका ये सब तो छोड़िए, ये सब चीज़ें, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, CaCO3, ठीक है। इसको हम चौक भी बोलते हैं, ठीक है, इसका भी पूछ लिया जाएगा कि चौक किसको बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को चौक बोलते हैं, या लाइमस्टोन, मार्बल लाइमस्टोन या चौक, ये आपसे कह दे तो समझ जाइएगा बात हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेशर से वही सिंपल वाला क्वेश्चन जो आता है, 3 होल कर दिए बकेट में, ये देखिए 3 होल कर दिए बकेट में, तो किसमें होल में से सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो सबसे नीचे वाले होल से सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि जितना डेप्थ में आप रहेंगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा रहता है, दाब उतना ही ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर दाब सबसे ज़्यादा होगा, ऊपर जाते जाते प्रेशर जो दाब है वो कम होता चला जाएगा। तो ये होल वाला क्वेश्चन था। देखिए इसके बाद इस बार इन्होंने मिरर वाले चैप्टर से ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से लिया, अभी इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आगे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से 2 सिचुएशन होती हैं, जो मिरर है, दर्पण है, एक तो दर्पण में समय दिया होता है, उसके बाद आपको वास्तविक समय रियल टाइम बताना होता है। एक दूसरी सिचुएशन होती है कि आपको रियल टाइम दिया होता है, फिर घड़ी में रियल टाइम दिया होता है घड़ी का, और आपको मिरर में उसका टाइम बताना है। तो पहला सिचुएशन हम देखते हैं कि मिरर में क्या टाइम होगा जब हमको नॉर्मल टाइम पता है। देखिए वास्तविक समय जो है वो 6:15 है। तो बताइए दर्पण में जब मैं उसको देखूंगी, मिरर में उसको देखूंगी, और प्लेन मिरर ही है, दर्पण में मैं उसको देखूंगी, तो उस समय क्या होगा। बहुत ज़्यादा भी लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल फॉर्मूला याद रखें। उस केस में आप उसको 23:60 में से, मतलब 24 घंटे में से उसको माइनस कर देंगे। 23:60 हम क्यों लिखेंगे, ताकि कैलकुलेशन इजीली हो जाए, ठीक है। यहाँ से जब मैं इसको माइनस करूँगी तो वो हो जाएगा मेरा 17:45, और जिसको हम क्या बोलते हैं, 5:45। तो अगर मेरा रियल समय 6:15 था, तो दर्पण में मेरा समय कितना हो गया, 5:45। सिंपल क्या करा, 23:60 में से मैंने उसको माइनस कर दिया, तो मुझे मिरर में जो समय है वो दिख गया। तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये वाला होगा, जब आपको मिरर में घड़ी का टाइम देगा और अब आपसे रियल टाइम पूछेगा, तो उस केस में जैसे दर्पण की घड़ी में अगर 3:15 है, तो वास्तविक समय क्या होगा, शायद इस तरह वाला क्वेश्चन था, 3:15 वाला ही टाइम वाला क्वेश्चन था। तो इस केस में मिरर में दे रखा है और रियल टाइम आपसे पूछ रहा है, वास्तविक समय पूछ रहा है। तो जब मिरर में दे रखा होता है और आपसे रियल टाइम पूछ रहा होता है, तो उस केस में आप 12 घंटे, मतलब 11:60 से, 11:60 भी 12 ही घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में से उसको माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, 5 में से 1 4, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 11 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हो गया 8:45। सिंपल याद रखेंगे, जब दर्पण से मिरर में से वास्तविक टाइम बताना है तो 12 घंटे में से माइनस कर देना, जब वास्तविक से मिरर में बताना है तो 24 घंटे में से माइनस कर देना। और 24 घंटे को कैसे लिखोगे, 23:60 की फॉर्म में लिखना, तो बहुत ईजीली हो जाएगा। सेम ऐसी 12 घंटे को 11:60 की फॉर्म में लिखना, तो बहुत ईजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो समझ में आया, इस तरह का क्वेश्चन आपका बना। फिर ये सिंपल क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, विद्युत के अच्छे चालक, तो शुगर का सॉल्यूशन दिया था। तो आपको पता है इसमें H+ आयन रिलीज नहीं होते, तो ये गुड कंडक्टर नहीं है विद्युत का, ये हम पढ़ते भी हैं। डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं होगा, आसुत जल भी नहीं होगा, कॉमन सॉल्ट होगा, क्योंकि यहाँ से H+ आयन रिलीज होंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेंगे, तो वहाँ पर जो करंट है, जो विद्युत है, वो प्रवाह होगी। तो यही पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो शुगर सॉल्यूशन यहाँ से बाहर हो जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर बाहर हो जाएगा। अगर नॉर्मल वाटर होता तो वहाँ से जो है कंडक्ट हो जाती, विनेगर का सॉल्यूशन होता, लेमन का सॉल्यूशन होता, इन सब में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। लेकिन शुगर का सॉल्यूशन दे दे आपको, हनी दे दे, वेजिटेबल ऑयल मतलब तेल दे दे, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती।
उसके बाद पर्कुलेशन रेट का क्वेश्चन था। मृदा का पर्कुलेशन रेट आपको पता है, जो सैंडी सॉइल होती है उसमें पर्कुलेशन रेट जो होता है वो सबसे हाई होता है। और पर्कुलेशन रेट क्या होता है, पानी निकलने की दर, जिसमें पानी एकदम से निकल जाता है। तो आपने देखा होगा रेत जो सैंड होती है उसमें पानी एकदम से निकल जाता है, ठीक। और ये सबसे कम किस में होती है, क्ले सॉइल में, है ना, क्योंकि उसके कण बहुत पतले होते हैं तो वो पानी को नहीं निकाल पाते। और तो क्ले सॉइल जो होगी, ठीक है, उसमें पर्कुलेशन रेट जो होता है वो सबसे कम होता है और सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है। फिर इसके उल्टा आ जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है ना, पानी को रोकने की क्षमता। तो पानी को रोकने की क्षमता सीधी सी बात है इसी में ज़्यादा होगी, और सैंडी सॉइल में जो बालुई मृदा होती है, जो रेत होती है, उसमें वो सबसे कम होती है। फिर ट्रांसपिरेशन वाला क्वेश्चन आया था और मैंने रिव्यू में ये बताया था कि क्वेश्चन बनेगा, बना ना क्वेश्चन, कि ट्रांसपिरेशन रेट, वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे ज़्यादा कब होती है। तो देखिए मैंने मतलब किन कारणों की वजह से ये इफ़ेक्ट होती है। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है, आपने देखा होगा पत्ते एकदम सूख जाते हैं तो पानी उनमें से एकदम निकल जाता है। यही तो वाष्पोत्सर्जन है, पानी का निकलना पौधों में से। पौधों को तो बहुत थोड़ा सा पानी चाहिए, बाकी पानी तो बाहर निकल जाता है। जाइलम टिश्यू जो होता है, जाइलम ऊतक जो होता है, वही तो पानी का संवाहन करता है पौधों में। और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं फूड के, उनका संवाहन कौन करता है, उसका काम करता है आपका फ्लूएम टिश्यू, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, पानी निकलना। तो पौधों को तो बहुत थोड़ा पानी चाहिए, बाकी पानी बाहर जाना है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, आप देखें वो पौधे एकदम सूख जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। हवा चलेगी तब भी बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ट्रांसपिरेशन में ह्यूमिडिटी से, आर्द्रता से, ठीक है। ये पिछले ईयर का एक क्वेश्चन इन्होंने बनाया, मैंने वहाँ पर बताया था जब 4 ऑप्शन दे तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगी। उस केस में ट्रांसपिरेशन का रेट सबसे कम हो जाता है, पानी बाहर ही नहीं जाता, क्योंकि आर्द्रता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ह्यूमिडिटी की वजह से ट्रांसपिरेशन पे बहुत फ़र्क जो है वो आता है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो श्वसन अंग है, वहाँ से क्वेश्चन बना था। और ये नोट्स में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा आपका रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। डॉल्फिन जो है और ये और अर्थवर्म जो है, देखिए डॉल्फिन और व्हेल जो होती हैं ये आपके लंग से ही श्वसन करती हैं, फेफड़ों से ही श्वसन जो है, रेस्पिरेशन जो है वो करती हैं। अर्थवर्म जो है, जो केचुआ होता है, वो अपनी स्किन से जो है, त्वचा से जो है वो रेस्पिरेशन करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन था। उसके अलावा आप याद रखेंगे ये जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग जो होता है वो अपनी स्किन से भी, पानी के अंदर अपनी स्किन से श्वसन करता है और पानी के बाहर अपने लंग्स से जो है वो श्वसन करता है। जो मछली होती है, फिश होती है, वो अपने क्लोम या गिल्स, है ना, गिल्स की सहायता से क्या करती है, श्वसन करती है। और याद रखेंगे ये जो फ्रॉग वाला था ना, फ्रॉग का जब छोटा बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टैडपोल। तो याद रखेंगे वो जो टैडपोल बच्चा है वो गिल्स के थ्रू जो है श्वसन करता है। जब टैडपोल की फॉर्म में होता है ना उसका बच्चा, तो उसके अंदर गिल्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो फ्रॉग बन जाता है उसके अंदर से जो गिल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उस केस में वो लंग और स्किन से जो है, लंग LUNG लंग और स्किन से जो है वो श्वसन करता है। लेकिन जब वो टैडपोल है उस केस में वो गिल्स की सहायता से श्वसन जो है वो करता है, रेस्पिरेशन करता है। साउंड वेव का इंटेंसिटी पे आधारित क्वेश्चन था। मैंने बताया है कि जब साउंड वेव, ध्वनि जो है, ध्वनि तरंगे जब एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो उनकी वेवलेंथ, स्पीड, इंटेंसिटी, इन सब पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो याद रखेंगे फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति पर कभी फ़र्क नहीं आता, लेकिन इंटेंसिटी पर फ़र्क आता है जब आप रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं। रेयर मतलब हल्का मीडियम, जैसे एयर हो गया। डेंसर मीडियम क्या हो गया आपका, पानी हो गया। तो जब आप रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है ध्वनि की, वो कम हो जाती है, क्योंकि कुछ जो ध्वनि है वो रिफ्लेक्ट कर कर वापस भी हो जाती है, कुछ डाइवर्ज हो जाती है, तो कुछ इधर उधर होकर कुछ ही अंदर तक जा पाती है। तो जिसकी वजह से उसकी जो प्रबलता है, ध्वनि की इंटेंसिटी है, वो कम हो जाती है। जब वो रेयर से डेंसर में जाती है तो प्रबलता घट जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने मॉक टेस्ट में आपको और अच्छे से समझाया था। आई बटन में ऊपर
आई बटन कुछ नहीं है, ऊपर एक लिंक आता है, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो 5 मॉक टेस्ट पर पहुंच जाएंगे। उन 5 मॉक टेस्ट को देखकर ही जाना है जिसे पेपर क्रैक करना है। साथ में वो जो 10 क्लासेस कराई हैं अभी लेटेस्ट वाली, वो भी देखकर ही जानी है, उनका भी लिंक ऊपर आ रहा होगा। वो दोनों क्लासेस देख जाएं, सारे रिव्यू देख जाएं, तब भी लास्ट टाइम में आपका काम हो जाएगा। बहुत से बच्चे लास्ट टाइम में पूछ रहे हैं, तब भी उनका काम हो जाएगा। उसके बाद वीवी पोरस और ओवी पोरस से क्वेश्चन आया, पीछे भी रिव्यू में समझाया था। वीवी पोरस जो वो होते हैं जरायुंज, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे फीमेल वगैरह हो गई हम, है ना। और ओवी पोरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं। तो अभी देखिए मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा और डिटेल में अभी इसको नहीं बताया है। बाकी आप सिंपली क्या करेंगे ना, नेट पर ना वीवी पोरस एनिमल और ओवी पोरस एनिमल ना सर्च कर लीजिएगा। कुछ एनिमल ना याद कर जाइएगा, जैसे मैमल्स जो हो गए, है ना, वेल वेल वगैरह जो हो गई, वो अपने बच्चों को जन्म देती है ना, तो वो वीवी पोरस है। जैसे अब आपका स्नेक है ना, वो अंडे देता है, तो वो ओवी पोरस है ना। तो मुर्गी है, वो अंडे देती है, तो वो ओवी पोरस है। तो वो देख लीजिएगा एक बार, है ना, कि कौन कौन से ओवी पोरस है। तो मैंने बता दिया, ओवी पोरस अंड प्रजनन जो अंडे देते हैं, वीवी पोरस जो अपने यंग वंस को देते हैं, जैसे बफेलो वगैरह हो गए, हॉर्स हो गई, काऊ हो गई, ये सारे के सारे अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये वीवी पोरस है। जो अंडे देते हैं वो ओवी पोरस है। तो कुछ ओवी पोरस एनिमल और वीवी पोरस एनिमल ज़रूर देख लीजिएगा, ऑप्शन करके पूछ लेगा आपसे। फिर उसके बाद फिजिकल और केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, तो इस टॉपिक को ज़रूर देख कर जाएँ। बहुत फिजिकल चेंज में सिर्फ मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर बदल रहा है। जैसे आज मैंने दूसरे कलर का लोअर पहना, कल मैंने दूसरे कलर का लोअर पहन लिया। आज मेरे हेयर लॉन्ग है, कल मैंने अपने हेयरों को कटवा लिया। तो इसमें मैं नहीं बदल रही हूँ, बस मेरी बॉडी का मैंने अपने अंदर के कुछ चीज़ों को बदल लिया है, जिससे मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ प्रकृति थोड़ी सी बदल गई, थोड़ा सा मेरी स्टेट बदल गई, अवस्था बदल गई, है ना, या शेप बदल गई। इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, जहाँ आपको लगे कि एक रिएक्शन हो रही होगी और एक नया सब्सटेंस भी बनने की पूरी उम्मीद है, तो जब भी केमिकल रिएक्शन हो तो वहाँ पर होता है केमिकल चेंज। तो ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये मैंने पूरा आपको 17 जनवरी का रिव्यू दे दिया है। आगे वाले बच्चे सारा ये रिव्यू ज़रूर देख कर जाएँ, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। आपके सपोर्ट की चैनल को ज़रूरत है, ठीक है। मैम अपनी तरफ से 100% दे रही हैं, तो आप शेयर ज़रूर करा करें, है ना, क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ ये सब चीज़ें बीच में, क्योंकि मुझे लगता है टाइम की बहुत वैल्यू है। टाइम को ना वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस पढ़ाओ और जाओ। ये फालतू वाली चीज़ें ना मुझे बहुत कम पसंद है। मुझे लगता है अगर मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ ना तो बच्चे खुद सपोर्ट करेंगे, बट कभी कभी बच्चे ना नहीं करते। बच्चे भी क्या होते हैं ना, बस देखते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें, मैम को सपोर्ट करें, प्लीज़ वीडियोस को शेयर करें, लाइक्स करें, है ना। आपका सपोर्ट चाहिए चैनल को हमेशा। बाकी जो बच्चे स्पेशल और पर्टिकुलर बहुत डीप तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वो मैम से नोट्स भी ले सकते हैं। बहुत बच्चों ने नोट्स लिए हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट है, देखिए रखना पड़ता है, क्योंकि मैम को भी देखिए हर कहीं ना कहीं एंड में आकर सबको देखिए फाइनेंशियली ज़रूरत होती है ना। तो मैंने ऐसा नहीं बहुत हाई अमाउंट रखा है, 120 रुपये का अमाउंट है। और ये जो NCERT के कंप्लीट 6, 7, 8 की समरी आपको मिलेगी, देखिए ये मैंने खुद बनाई है, ऐसा नहीं है कहीं से ली हुई। इसको बनाने में ना मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों साथ लेकर चलना और फिर उसको बनाना कंबाइन बाइलिंगुअल, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ये बहुत मेहनत का काम होता है। और उसके बाद 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस की PDF और कंटेंट और पेडागोजी के 2021 के सारे क्वेश्चन। जैसे अभी आपके पास टाइम कम है, आप नहीं देख पाएंगे वीडियोस, तो आप ये कर सकते हैं, आप परचेज़ कर लीजिए 120 रुपये में। आपको कंटेंट पेडागोजी के सारे प्रीवियस ईयर विद आंसर्स मिल जाएंगे, जिसमें आप जल्दी जल्दी देख कर जा सकते हैं। उनके लिए जो अभी एंड टाइम पर है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा, लेकिन स्कोर अच्छा करना है, तो वो नोट्स ले सकते हैं। बाकी जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं तो उनकी तो तैयारी अच्छी हो ही गई होगी, है ना। तो ये वीडियो थी आपकी, जिसमें मैंने आपको रिव्यू दिया। बाकी आज का रिव्यू भी मैं दूंगी, और जैसी तबीयत और ठीक होती है तो और भी वीडियोस आपके लिए चैनल पर आती रहेंगी। थैंक यू।